वेलकम बैक गाइस, हियर आई एम उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू उत्कर्ष स्टडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3, जिसमें हम लास्ट पढ़ने वाले हैं और अपने चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। मेरे अंदर की ये आत्मा कर देगी तेरा खात्मा, मेरे सर पे मेरे माँ बाबा का हाथ है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया का मतलब होता क्या है हम समझेंगे। हर चीज के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सपोज करो किसी जगह पर अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, अब हम बल्ब जला सकते हैं, हमारे घर में रोशनी आ गई है। और डिसएडवांटेज क्या है, किसी को उससे करंट लग सकता है। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन इज द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। तो जिस देश में ग्लोबलाइजेशन आ जाता है वहां पर क्या होगा, सबसे पहली चीज वहां पर होगा मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि जब एमएनसीज आकर अपनी इंडस्ट्री उस देश में स्टैब्लिश करेंगी तो उन्हें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो ऐसा तो है नहीं कि भारत में फैक्ट्री लगाएं और वर्कर्स वो अमेरिका से लाएं, नो, वर्कर्स भी इंडिया से लेंगी। तो मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सेकेंड चीज क्या होगी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसे होगी समझो। सपोज करो किसी एक जगह पर केवल एक ही शॉप है और उस शॉप पर केवल एक ही ये पेन मिलता है, लेकिन अगर ऐसा हो कि उस जगह पर 5 और दुकानें आ जाए तो फिर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग अच्छे से अच्छा बेचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा। ये आपने अक्सर देखा होगा समोसे वाले की दुकान पर, अगर एक जगह 5-6 समोसे की दुकान होती है तो जो समोसा वाला जो सबसे अच्छे समोसे बेचता है उसके समोसे चलते हैं, उसके समोसे लोग खाना पसंद करते हैं। तो सेकंड चीज हमें क्या मिल गई कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। थर्ड जो चीज होती है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, वो है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब क्या है ये समझते हैं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब है कि जब कोई एमएनसी आकर यहां पर अपना प्रोडक्शन सेटअप करेगी तो उसे इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे सपोज करो एक अमेरिका की कंपनी आकर इंडिया में प्रोडक्शन सेटअप करती है तो वो इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगी। इंडिया में इंडस्ट्री लगाने का मतलब है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, और जब वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होगा, ग्रोथ आएगी। तो अब तक तो हमने समझ लिया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होगी। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, जो हम पहले भी समझ चुके हैं कि इंक्रीज इन कंपटीशन। इंक्रीज इन कंपटीशन, सपोज करो 2 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, अब उसकी तो कम कंपटीशन है। अब उसी रेस में 10 लोग आ जाए तो ज्यादा कंपटीशन है। सबसे अच्छा एग्जांपल आईआईटी में कितना कंपटीशन है। क्यों है ये कंपटीशन, क्योंकि लाखों बच्चे उसी में भरे पड़े हैं। तो इन द सेम वे अगर एक इंडस्ट्री है तो कंपटीशन कम है, अगर उसकी जगह 10 इंडस्ट्री हो गई तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो पांचवी चीज जो होगी वो होगी कंज्यूमर्स को फायदा, यानी कि मुझे आपको फायदा। सपोज करो एक जगह पर एक ही दुकान थी और वो आपको ज्यादा प्राइसेस में चीजें देती थी और खराब क्वालिटी की देती थी। अब सपोज करो वहां पर 3-4 और दुकानें आ गई तो अब वो जो दुकानदार है वो राइट हो जाएगा, मीन्स दिमाग उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, तो अब वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी अच्छी बनाने लगेगा, वो प्राइस भी सही कर देगा। तो 5 पॉइंट मीन्स जो 5 पॉइंट हमने अभी तक समझे हैं उनमें पहला था मोर एम्प्लॉयमेंट, सेकेंड था बेटर क्वालिटी, थर्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोर्थ increased competition, fifth profit to consumers, and sixth and the last one growth to some Indian companies। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ है, इंडिया में जो वर्कर्स हैं वो बहुत चीप रेट पर मिल जाते हैं। तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आने से क्या हुआ है कि यहाँ पर एमएनसी ने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब एमएनसी यहाँ पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगी तो इंडिया की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, साथ ही साथ इंडिया की भी कुछ कंपनीज है जिनको बहुत फायदा हुआ है, जो अकेले ही दम पर एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बनकर निकली है, जैसे एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, रेनबेक्सी, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज है। तो 6 पॉजिटिव इंपैक्ट्स अभी तक हमने देखे, जिनमें पहला था मोर एम्प्लॉयमेंट, सेकंड था बेटर क्वालिटी, थर्ड था ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोर्थ था इंक्रीज्ड कंपटीशन,
फिफ्थ था प्रॉफिट टू कंज्यूमर्स एंड सिक्स था ग्रोथ ऑफ सम लार्ज इंडियन कंपनीज लाइक इन्फोसिस एंड अलॉट। तो अब हमने ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे। अब जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है ये समझते हैं कि जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया तो सपोज करो इंडिया के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी कि वो बाहर के प्रोडक्शन के साथ लड़ सके, तो सपोज करो इंडिया में एक छोटी सी दुकान थी जो अपने छोटे छोटे खिलौने बेचती थी अलग अलग जगह, और फिर जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो चाइना से खिलौने आने लगे। जब चाइना से खिलौने आने लगे जो सस्ते रेट पर इंडिया को मिल रहे थे, तो ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो खिलौने बना रहे हैं वो बेचारे ठप हो जाएंगे, इनके जो काम है वो बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो इस केस में ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, वो बंद हो गई। और जब वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई तो उसका नुकसान किसे किसे हुआ? इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को भी, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज का मालिक था उनको भी। तो ग्लोबलाइजेशन का एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट है जिससे हम हजारों नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्री थी, छोटी इंडस्ट्री थी, ग्लोबलाइजेशन आया तो वो छोटी इंडस्ट्री उस काबिल नहीं थी कि वो ग्लोबलाइजेशन फाइट कर पाए, तो वो छोटी इंडस्ट्री खराब हो गई, इंडस्ट्री के लोग भी चले गए। तो अभी तक हमने ये समझा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि कैसे क्या क्या हुआ, और इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया समझा हमने, जिसमें हमने 6 पॉजिटिव इम्पैक्ट समझे और एक नेगेटिव इम्पैक्ट समझा जिससे हम हजारों रिलेट कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए हैं कि कैसे वो विदेशी कंपनियों को अपने देश में लाने के लिए उत्साहित करें या उन्हें आकर्षित करें, अट्रैक्ट करें। तो इसके लिए इन्होंने एक अच्छी चीज बनाई जिसका नाम है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हिसाब से अगर कोई MNC एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना अपने MNC का प्रोडक्शन सेटअप करती है, मींस अगर कोई MNC अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, तो फिर उसको पहले 5 साल तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, और वहां पर उसको क्या होगा, वो वहां पर जो कंपनी है उसको सारी क्वालिटीज दी जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी कोशिश करेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करने को, इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने को। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें बढ़ेंगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक स्टेप था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज के लिए, जिससे फॉरेन कंपनीज आकर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें प्रोडक्शन में। अकॉर्डिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है, यानी कि अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेटअप करती है, तो उसको पहले 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी और भी सारी बेसिक फैसिलिटीज भी अच्छी से अच्छी रेट पर मिल जाएंगी। ये था स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये टॉपिक एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, इसको बस हम एक बार समझा देते हैं, लेकिन हम पढ़ ही चुके हैं वैसे तो। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जैसा हमने देखा इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में, कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो बेचारे छोटे छोटे से तनहा से प्रोड्यूसर्स थे वो चले गए, वो निपट लिए। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का फायदा उन्हें तो हुआ जो पहले से ही एजुकेटेड थे, वेल फैमिली से थे, अच्छी फैमिली से थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का फायदा उन्हें नहीं हो पाया जो पहले से गरीब थे। इसका मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, एक फेयर नहीं है। वो अमीरों के लिए या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो लोग गरीब हैं, छोटे छोटे काम करते थे, उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेना, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप्स लेना जिससे ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी हट जाए। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो इस ग्लोबलाइजेशन के बोझ में, बर्डन में दब चुके हैं, वो वापस उठ के ऊपर आए। तो अभी समझते हैं कैसे हो सकता है। केवल 1 मिनट लूंगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत में हम क्या कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे, ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं इनको कह दे कि हम आपसे, इनको ये बोल दे कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब तक आप इस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाते हैं सही से, तब तक हम आपको कंपटीशन नहीं करवाएंगे ग्लोबलाइजेशन की बड़ी बड़ी कंपनीज से। तो ऐसे में क्या होगा, यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना 1947 के बाद क्या हुआ था, जब इंडिया ग्लोबलाइजेशन में क्यों नहीं आया था, क्योंकि इंडिया में बहुत छोटे छोटे लोग थे।
जो लोग तब ग्लोबलाइजेशन में आने के लायक नहीं थे। तो ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि ये जो छोटे छोटे लोग जिनको नुकसान हुआ उनसे कह दे कि हम आपको अभी ग्लोबलाइजेशन के कंपटीशन में नहीं लाएंगे, तो उन लोगों को थोड़ा सही फील होगा, फिर वो अपना प्रोडक्शन कर सकेंगे। या फिर गवर्नमेंट कुछ ये करे, हमने ट्रेड बैरियर्स के बारे में पढ़ा था, ट्रेड बैरियर्स लगा दे जिससे जो ट्रेड है फॉरेन ट्रेड वो थोड़ी कम हो जाए, इससे लोग अंदर ही अंदर का प्रोडक्शन ले अपने। जैसे इंडिया में अगर कोई ट्रेड हो रहा है, कोई और देश दे रहा है, तो वहाँ पर ट्रेड बैरियर लगा दे, तो लोग क्या करेंगे, इंडिया का ही सामान लेंगे। तो इससे गवर्नमेंट सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट पहले अपने ही देश के लोगों को ऊंचा उठा दे और फिर ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन में लाए तो अच्छा होगा। और इसी को हम कहेंगे कि स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत या फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन जो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की जरूरत है कि ये लोग मीन्स जो छोटे छोटे लोग हैं जो दबे चले जा रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन के बोझ में, उनको वापस उठाया जाए और वापस कंपटीशन में लाया जाए, उसके लिए स्टेप्स लेने जरूरी है। तो एट द एंड समिंग अप करते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। मेनली इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन होता कैसे है, एमएनसी के बारे में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में हमने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के फायदे के बारे में, या फिर ग्लोबलाइजेशन क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया, टेक्नोलॉजी के बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में। और एट द एंड आते आते हमने पढ़ा द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन कि ग्लोबलाइजेशन से किसको कितना फायदा चला गया और अभी अगर जिसको फायदा नहीं होता है उनको फायदा दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। सो एट द एंड फिनिश करते हैं हमारा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम शुरू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड टू द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और यस, कमेंट जरूर करिए अगर आपको डाउट है, हमारी पूरी कोशिश होगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।